बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं स्टूडियो से बाहर हूँ और कोई चंद सौ या चंद हज़ार गज़ का फ़ासला तय करके लाल मस्जिद आया हूँ। लाल मस्जिद में हमारी मुलाकात हो रही है जनाब गाज़ी अब्दुल रशीद साहब से। और गाज़ी अब्दुल रशीद साहब जो हैं, इनका नाम आप बहुत तवील अरसे से सुन रहे होंगे। पहले इस्लामाबाद में मसाजिद का मामला था, मदरसों का मामला था, जामा हिफ्ज़ा का मामला था और एक बच्चों की लाइब्रेरी पर जामा हिफ्ज़ा की तालबात की तरफ से कब्ज़े का मामला था। उस वक्त भी सबसे पहला प्रोग्राम TV1 ने किया था। आज फिर मैं TV1 के नुमाइंदे के तौर पर हाज़िर हूँ और गाज़ी अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ हैं। बुनियादी तौर पर मैं इनसे जो बातें पूछना चाहता हूँ वो ये है कि ख़ुद इसी एरिया में, जिस इलाके में लाल मस्जिद मौजूद है, इसी इलाके में एक फाशी का अड्डा था जिसकी सरबराह आंटी शमीम को लाल मस्जिद और जामा हिफ्ज़ा के तलबा और तालबात ने वहाँ से उनके घर से लिया और यहाँ लाल मस्जिद में कुछ अरसा रखा। उनकी रिहाई का मामला पैदा हुआ। उनकी रिहाई के मामले पर बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, बहुत ख़बरें छपीं, लेकिन उनकी रिहाई के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि जो कुछ जामा हिफ्ज़ा की तालबात ने या लाल मस्जिद के तलबा या असातिज़ा या जिसने भी जो ये अमल किया, क्या दीन की कोई ताबीर इसके लिए मौजूद है? यही बातें पूछने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं गाज़ी अब्दुल रशीद साहब के पास और बात करते हैं गाज़ी साहब से इन्हीं मौज़ूआत पर। गाज़ी साहब, ये फरमाइए कि आपने आंटी शमीम नामी एक औरत जो है उसको उसके अड्डे से या उसके घर से उठाया, उसे आप ले आए, लेकिन सिर्फ दीन में क्या ले आना इस बात का हल है? आपने उसके नान नुफ़क़े का, उसके आइंदा ज़िंदगी का क्या इंतज़ाम किया था कि आपने एक अमल कर दिया? देखिए, बात यह है कि एक ख़ाली ले आने की बात नहीं है। मसला एक बहुत अरसे से चल रहा था। उस खातून के बारे में तमाम आपके जितने क्राइम रिपोर्टर्स हैं सब कंफर्म करते हैं। उनको छोड़िए, जब ये मसला हुआ, यानी जिस रात ये वाक़या हुआ, उस रात मेरी यहाँ इस्लामाबाद पुलिस से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी इस खातून के बारे में चालान भी हुआ इसका कई दफ़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अदालत से ये छूट जाती है इस बिना पर कि वहाँ पर पुलिस की गवाही होती है। ये लोग गवाही देते नहीं हैं, ये महल्ले वाले। आपके पास तो आके इन्होंने कहा, लेकिन वहाँ जब अदालत में बात आती है तो इन्होंने गवाही नहीं दी, जिसकी वजह से वो नहीं चलती। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप भी मेरे पास यहाँ इलाके के लोग आ रहे हैं, मैं उनको इस बात पे राज़ी करता हूँ कि भाई तुम गवाही दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर गवाही देंगे तो हम इनके ख़िलाफ़ FIR करेंगे और ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की FIR हो जाएगी। सही। तो मेरे अहले इलाका आए, मेरी उनके साथ कोई तकरीबन 30-40 मिनट की सेटिंग हुई और उनको मैंने इस चीज़ पर कन्विंस किया कि देखें, बात यह है कि आप गवाही के ऊपर आएँ, जब तक आप गवाही नहीं देंगे बात तो नहीं बनती। वो फिर इस पे कन्विंस हुए और इस चीज़ पर कि क्योंकि मुलाजिम पेशा लोग हैं तो उन्होंने उनको हर एक इंडिविजुअली नहीं देना चाहता था। उन्होंने कहा जी हम जॉइंटली आपको गवाही देने पर तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, फेयर इनफ। अभी ये लोग यहाँ से रात को गए हैं तो तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, 10:15 साढ़े 10 बजे सफ़ीर भट्टी साहब जो SHO हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने कहा जी वो आपसे जो बात हुई थी तो ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन है कि FIR नहीं हो सकती, वो जो FIR वाली बात है वो नहीं हो सकती। तो आई वॉज सरप्राइज्ड और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने उनसे बड़े गुस्से में बात की। मैंने कहा जी भट्टी साहब ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों नहीं हो सकता? मैंने लोगों को राज़ी किया और आप कह रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR नहीं हो। उन्होंने कहा जी ऊपर से आर्डर है। मुझे कहते हैं कि आप ASP से बात कर लें। मैंने कामरान आदिल को फ़ोन किया जो ASP हैं यहाँ के, उनको मैंने कहा आप जानते हैं ये बात कि ये ऐसी है? कहते हैं हाँ जानता हूँ। मैंने कहा फिर क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी। मैंने कहा कामरान साहब स्टैंड लें, आपको स्टैंड लेना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि गाई साहब मैं नहीं स्टैंड ले सकता। अब जब ये सूरत हाल हो तो मतलब है कि ऐसे में यानी आदमी फिर क्या करे। बाकी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि यानी ऐसा क्यों हुआ, डेफ़िनेटली कानून को हाथ में लेना और ये सब चीज़ें यानी मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बात यह है कि जब कानून, जैसे मैंने सारी बात बताई, जब कानून ना काम कर रहा हो, यानी मैं इसको ऐसे मिसाल देता हूँ। वैसे मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, आप दीन की कौन सी ताबीर के तहत ये सारा कर रहे हैं? देखिए, हाँ, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब तुम बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते यानी उसकी इस्तात नहीं रखते तो ज़बान से उसको बुरा कहो कि ये बुरी है, और अगर वो भी नहीं कर सकते, उसकी भी इस्तात नहीं रख सकते तो दिल से बुरा जानो। लेकिन फरमाया कि ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो बात यह है कि एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो नहीं हो रही, और ये भी देख रहे हैं कि पूरी इंतज़ामिया जानती है, पुलिस जानती है कि वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। रियासत मौजूद है और रियासत का निज़ाम भी मौजूद है, क्या उसमें
किसी इंडिविजुअल को ये हक़ और इख्तियार मौजूद है कि वो रियासत की रिट भी तोड़े और अपने तौर पर, यानी आपने ये जितना अमल बताया कि आपने SHO से कहा, लेकिन SHO रियासत नहीं है, रियासत का एक कलपुर्जा है छोटा सा, बहुत ही छोटा। या तो आप इसको ऊपर रियासत की जो ऊपर की हद है वहाँ बात करते और नीचे तक इनकार हो जाता, फिर शायद उसकी कोई दीन में ताबीर मौजूद थी। और वो वाला जो आपने बताया, उससे पहले आपने ये जो अमल कर दिया, ये कौन से ज़ुमरे में आएगा? देखें, बात यह है कि आपकी बात सही है कि हुकूमत का काम है और ये हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन अहले महल्ला एक अरसे से इस चीज़ के ऊपर लगे हुए थे, उनको दरख्वास्तें दे चुके हैं, कह चुके हैं, और ये तो एक ऐसी चीज़ हो रही थी जो कि कोई ढकी छुपी नहीं है। रियासत को भी पता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है। असल में मसला तो प्रॉब्लम ये है कि रियासत के अंदर जो जिन लोगों ने उनसे कह दिया ना कि FIR नहीं हो सकती, वो जो उनसे मुस्तफ़ीद होने वाले लोग हैं ना, वो बीच में आड़े आ रहे थे। लेकिन मैं जो एक चीज़ आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, यानी जो मैं एक मिसाल से अर्ज़ करूँगा कि देखिए, बात यह है कि मेरे घर के बाहर हमारे स्ट्रीट में कूड़े का बड़ा ड्रम पड़ा होता है। ये ड्रम उठाना किसकी ज़िम्मेदारी है? सैनिटेशन वालों की, ऑफ कोर्स। अब फ़र्क यह, सैनिटेशन वाले उसको नहीं उठाते, कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं अहले महल्ला के उठा लो, और बदबू वहाँ से आने लग जाती है। अब जब इंतहाई बदबू आती है, लोग सब मिल के, हम लोग मिल के कहते हैं कि चलो जी ऐसा करते हैं कि सुजुकी मंगाओ, कोई शाज़ोर मंगाओ, इसमें डालो और इसको जाके ले जाएं। जब हम उस गंद को उठा के जाके फेंक के आ जाते हैं कहीं, तो सैनिटेशन वाले आ जाते हैं कि जनाब आपने तो ये आपका काम ही नहीं था, आपने ये क्यों किया, ये आपने जो है कानून। सवाल मेरा वही उसी पॉइंट पर आऊँगा कि कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन मसला ये है कि जब ये सब चीज़ ऐसे हो रही हो और कानून ना काम कर रहा हो, इदारे काम ना कर रहे हो, तो फिर आदमी कहाँ जाए? गाजी साहब, मेरा फिर सवाल पहला, मसलन अगर यही नौबत आ गई है कि रियासत जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही या रियासत एक्शन नहीं कर रही, लेकिन ये आंटी शमीम ना तो पहली औरत है जो ये काम करती है, ना ये आखिरी औरत है। आज आपने ख़ुद जो तादाद दी है अखबारात में, वो ही बहुत ज़्यादा है और सैकड़ों में है कि ऐसे कोठी खाने चल रहे हैं, शराब के अड्डे चल रहे हैं, वो सब के इल्म में है। और मैं तो आपको मालूम है, ऐसा अखबार नवीस हूँ जिसने आकर ये काम जो अब आपने किया वो भी किया था। बुनियादी सवाल ये है कि अगर इनसे ये असमत फ़रोशी का काम छुड़ा दिया जाए, तो क्या आपने जो अमल शुरू किया है, इन सारी औरतों का नान नुफ़्के का, इनका रिहाइश का, इनके बच्चों के पालने का, ये सारा इंतज़ाम आपके पास मौजूद है? और अगर नहीं मौजूद है तो फिर इसको शुरू क्यों किए गए? जी जनाब, अगर इस पे अगर आप आते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम इस चीज़ पर भी एग्री करेंगे, हम इस चीज़ पर राज़ी हैं कि अगर ऐसी कोई ख़वातीन हैं जिनको नान नफ़्क़े का मसला है, इसकी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा कर रही हैं, वो हमारे पास आएँ। हम इंशाअल्लाह ताला अगर यानी 6,500 स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि 11,000 मेल को मिलाएँ तो 11,000 स्टूडेंट हैं हमारे पास, हम अगर उनके लिए कर सकते हैं तो ये यानी चंद 100 अगर ऐसी आ जाती हैं और उनको भी हम काम पे लगाएंगे। ऐसे बिठा के तो डेफिनेटली नहीं खिलाएंगे ना, उनको किसी अल्टरनेट किसी काम में लगाएंगे। हम इसके लिए भी तैयार हैं, आ जाएं। तो गाजी साहब, एक काम होता है जिस पर इजमाए उम्मत होते, पूरी उम्मत जो है उसका इजमा होता है कि भाई ये ठीक है। आपके ख़ुद अपने बहुत सारे साथियों ने इसकी मुखालफत की है या इसे दुरुस्त करार नहीं दिया, बल्कि कहा कि ये बेसिकली गवर्नमेंट के रेट तोड़ रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता। जब इजमाए उम्मत नहीं है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि आप जो अमल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरह से उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस अमल का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ख़ुद आपकी नज़र में? देखें, बात यह है कि आपने ख़ुद ही फरमा दिया कि बहुत सारे हैं जो आपके फेवर में हैं, एक बहुत बड़ी उलमा की तादाद है जो फेवर में है। और अब इस मसले में भी बहुत सारे हजरात, कल जो असल में मीडिया ने फ़ौरी तौर पर बहुत सारे कि उनसे पूछा, जी इस तरह का ये अमल हुआ है, आप इसके बारे में क्या करते हैं, रेट तो टूट गई और ये हुआ, तो उन्होंने उसके जवाब में दिया। लेकिन जब अब उनको पता लगा कि हकीकत क्या है, यानी कई 100 किलोमीटर दूर बैठे उन लोगों को यहाँ की सूरत हाल का पता नहीं है। अब देखिए, यहाँ के लोग जानते हैं। अब आप देखिए कि आज जो अहले महल्ला हैं वो एक बड़ी तादाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त, और इसी पे कि जी ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बात यह है कि मैं उन उलमा से यही अर्ज़ करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आके पहले अपनी आंखों से देखें, तहकीक। मैंने जो बयान दिया उसमें भी यही कहा कि उलमा तो ख़ुद मेंबर पे बैठ के ये कहते हैं कि जब तुम पर कोई ख़बर आए तो उसको तहकीक कर लिया करो। तो हुक्म है, कुरान का हुक्म है। तो अब आपने तहकीक किए बगैर क्यों कर दिया? तो वो जिनको पता लगा है, चूँकि मीडिया ने फ़ौरन पूछ लिया उनसे, तो उनको मालूम नहीं थी उसकी तफसीलात,
लेकिन जब वो इस चीज़ को जान लेंगे वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी अच्छा काम है। जी नाजरीन, वक्फ़ा लेना तो नहीं चाहता, लेकिन वक्फ़ा ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। वक्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आपके इल्म में है कि हम लाल मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे सामने सवालात के जवाब के लिए मौजूद हैं जनाब गाजी अब्दुल रशीद। तो बात करते हैं गाजी साहब से। जामे हिफ्ज़ा की जिन तालबात ने कब्ज़ा कर रखा है लाइब्रेरी पर, होता यह है कि एक दिन एक कोई शर्त होती है या कोई मुतालबा होता है, दूसरे दिन वो बदल जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 2 3 4 करके ये गिनवा दें कि असल इश्यूज़ क्या हैं जो आप चाहते हैं जिसके बाद ये कब्ज़ा ख़त्म हो सकता है, और उसमें हुकूमत अब तक मुज़ाकरात में कितना आगे बढ़ी है और वो कौन सी जगह है जहाँ रुका हुआ है मामला। हुकूमत तो सिंसियर ही नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। अब मसलन देखें ना, हुकूमत दो चीज़ें यानी जमा हो गई। अब एक ये खातून वाला मसला, खैर खातून वाला मसला सेटल हो गया, वो चली गई हैं अगरचे उन्होंने वो कर दिया, लेकिन अब मसलन लाइब्रेरी की आप बात करते हैं तो लाइब्रेरी के मसले को हुकूमत सेटल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखिए कि इतना अरसा गुजर गया, हुकूमत ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और मस्जिदें जो हैं वो तामीर होंगी। अब मेरा ख्याल है 2.5-3 माह होने को आ रहे हैं और इस कमेटी के 2 इजलास हुए हैं टोटल। यानी उनकी इस पे कंसर्न ये है, और जो एक मस्जिद अमीर हमज़ा को जिस तरीके से तामीर कर रहे हैं, कभी कहते हैं टीन की छत डालेंगे, कभी कहते हैं नहीं वो दूसरी डालेंगे, आपके तो करीबी मौजूद है, वो एक बहस वहाँ छिड़ी हुई है। पीछे 6 मसाजिद हैं। मसला ये है कि ये कह देना, बार बार कहना लाइब्रेरी, अब तो ये तजवीज़ आ गई है कि मसाजिद मदारिस को, ये जो जिनके साथ मदारिस हैं उनको शहर से बाहर मुंतकिल। अब ये एक और यानी उस मसले को पहले हल नहीं किया, यानी वो मसला अभी लिंगर ऑन। असल में हुकूमत का बड़ा अजीब तरीका है और मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमतें करती क्या हैं कि एक इशू को अभी यानी सेटल करने के बजाय उसको कहते हैं खींच दो, उसको यानी लंबा कर दो उसको। आई डोंट नो, मतलब है मुझे इसका मैं यानी यकीन से नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या मकासद होते हैं, लेकिन उनका शायद ख्याल होता है कि इससे बात जो है शायद खींचने से सर्द खाने में चली जाएगी। जैसे लाइब्रेरी को और मस्जिदों के मसले का जो था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अमलन अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इस मसले को जो है वो एक लिंगर ऑन कर रहे हैं। और अब जब ये मसला हुआ, अब एक दफ़ा दोबारा फिर शोर मचाया कि रेट हम यही अर्ज़ कर रहे हैं कि पहले वाले मसले को आपने हल नहीं किया, अब कह रहे हैं कि हम फिर रेड करेंगे। बात यह है कि आप क्या मसले को हल करने में सिंसियर हैं या नहीं है। आप सिंसियर ही नहीं हैं। हमारे सामने जो नज़र आ रहा है कि हुकूमत सिंसियर ही नहीं है, तो अब जब हुकूमत ही सिंसियर ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें। गाजी साहब, मैं बेसिकली आपसे पूछ रहा था कि देखिए, आपने ये तो बता दिया कि हुकूमत सिंसियर नहीं है, इसके बावजूद लोग ये जानना चाहते हैं कि असल इश्यूज़ क्या हैं। आप मतलब मसाजिद का इशू तो लोगों को आपका पॉइंट, आपका वो एक सवाल के थोड़ा सा वो एक पार्ट रह गया। देखिए, बात आपने कहा कि मुतालबात क्या हैं। बात यह है कि जो लाइब्रेरी का मसला हुआ था, आप भी इब्तदाई उसमें मुज़ाकरात में यानी जो बात चल रही थी उसमें मौजूद थे कि मसाजिद की वजह से ये स्टार्ट हुआ, ये ठीक है। अब उसके अंदर एक चीज़ आती है कि जी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब तो कहते हैं कि जी इस्लामी निज़ाम है, ठीक, और उन्होंने जब शुरू में बात की कि जी मुशर्रफ साहब जो हैं वो माफ़ी मांगे, तो सब ने एक शोर मचा दिया कि जी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, मुशर्रफ माफ़ी मांगे। और हमने कुछ अरसे में अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जियो के दफ्तर में कुछ थोड़ी सी तोड़ फोड़ हुई को, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने मुशर्रफ साहब ने माफ़ी, प्रेसिडेंट ने माफ़ी मांग ली, अल्लाह ने दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं वो जस्टिफाइड थे आस्किंग के मसाजिद के गिराने पर तो माफ़ी बनती थी कि मसाजिद उन्होंने गिराई। सही। तो अब मसला ये कि बात तो चूँकि मसाजिद से हुई, वो तो मसाजिद पे ही नहीं आते, लेकिन मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं कि मुझसे यानी जो बात डिस्कशन हुई यानी इब्तदा में जो शुरू में, वो मुझसे कहते हैं कि बात यह है कि खाली एक मस्जिदों का मसला नहीं है, मसला यह है कि एक इशू को जड़ से पकड़ो। तो मैंने उनसे कहा कि जी जड़ क्या है। वो कहते हैं जड़ ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है, सारा सिस्टम ही तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, वही सिस्टम को ही जानी। वो असल में यानी एंटीबायोटिक देने के बजाय वो कहते हैं कि एक दफ़ा यानी उसको पूरे को यानी ऑपरेशन करके जो सर्जरी करनी है छोटी मोटी, यानी पूरा मुकम्मल एक वो कर लिया जाए, सिर्फ ये चंद सिरपों पे गुजारा ना करें। वो कहते हैं कि ये आप जो हैं वो बात जो कर रहे हैं, जो इब्तदा में हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं ये सिरप देने वाली बात है। सिरप, इसको यहाँ सिरप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक छोटी मोटी कोई सर्जरी की ज़रूरत है ताकि उसका जो है वो यानी जिस्म जो है वो सही हो सके, वरना ये पकता जा रहा है। और ये पकते पकते जिस तरह अब हम देख रहे हैं वाना, वज़ीरिस्तान, कबाइल और सारी जगहों पे ये रोज़ाना आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि अखबारात भरे पड़े होते हैं
तो ये असल में मसला वही है कि मौलाना कहते हैं कि इसको जड़ से पकड़ो और इस मसले इस निज़ाम को ही तब्दील करो जिसके लिए पाकिस्तान बना। पाकिस्तान इसी के लिए बना था और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो इसकी तरफ हमें आना चाहिए। आखिर 60 साल हो गए, आखिर कभी तो हम इसके लिए एक कदम बढ़ाएंगे। अभी भी जो उन्होंने बात की है, लोग ये यानी उनकी बात से ये ले लेते हैं, वो अपने यानी खताबत में कहते हैं कि जी बस इसका फ़ौरन ऐलान करें। अब पहले भी जब बात हुई, इजाज़ुल हक साहब भी है, उन्होंने कहा मौलाना साहब ये कैसे, एक ऐलान करने से तो इस्लाम नहीं आ जाता। बात ठीक है, मौलाना का मौक़िफ़ ये है कि आप कदम तो बढ़ाएं। सिर्फ बातें कर रहे हैं हम, यानी सिर्फ बात कर रहे हैं कि हाँ जी इस्लामी निज़ाम होगा, यहाँ पे इस्लामी निज़ाम होगा, इस्लामी होगा। सारे जितनी भी दीनी जमातें हैं वो भी कहती हैं कि जी यहाँ आखिर में हम पहुँचेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो ये कहते हैं कि जो उनकी रोशन ख्याली है वही सही इस्लाम की रूह है। नहीं, खैर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तो एक अपना वो है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए इस वक्त तो उन्होंने ही देना है जो कुछ देना है, उनका जो अकीदा है उसके मुताबिक वो समझते हैं कि वो जो रोशन ख्याली की बात कर रहे हैं और सब अच्छा जिसको गुडी कहते हैं वो उनके ख्याल में वही सही इस्लाम। असल में मसला आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो जिस इस्लाम की आप बात करें वो नहीं, उम्मीद कर भी सकते हैं नवे। हम समझते हैं कि अगर वो इस चीज़ को असल में समझ लें कि हमें बाहर की नज़र से नहीं देखना होगा, हम बैरूनी के लोग क्या कहेंगे, लोग इस मसले पे क्या कहेंगे। भाई मगरिब तो जो है, आप अगर उनके पीछे जो है कदम ब कदम मिला के भी चले ना, उन्होंने जो है वो आपकी नहीं माननी। आप इसी से छोड़े ना, आप इससे अंदाज़ा करें कि हमने अमेरिका के लिए क्या कुछ किया। यानी मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कुर्बानी नहीं दी जा सकती किसी सूरत में। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अमेरिका खुश है हमसे? आप नहीं खुश ना, आप भी कह रहे हैं कि खुश नहीं है। तो जब वो नहीं खुश, तो और उसने खुश होना भी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम उनके कदम ब कदम मिला के चलोगे तो वो मैं तुम्हारे इस पर नहीं बिल्कुल और बात आपके सामने रखते हैं। देखिए आप अखबारात में तो रोज़ बात कर रहे हैं, आप उनको एक हफ़्ते की मोहलत भी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एक मेरा सवाल ये है कि आप एक हफ़्ते के बाद क्या करेंगे? आप कैसे दीन का नफाज कर सकते हैं, कैसे आप शरीयत नाफिज कर सकते हैं, आपके पास क्या वो चीज़ है? दूसरा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दावत दें कि वो आपके पास आएँ और आपकी बात समझें, और अगर वो आपको दावत देते हैं इसके बदले में तो आप उनके पास जाएँ और उन्हें अपनी बात समझाएँ। उनके गिर्द जो हिसार है, यानी अनफॉर्चुनेटली जो हिसार है, वो यकीनन उनको इस चीज़ पर नहीं आने देगा। हम आपके थ्रू दावत देते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, थ्रू मीडिया आपके इसके ज़रिए दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, और हम चाहेंगे कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बात को सुने। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब साथ हमारे साथ बैठें, हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके एक दूसरे को समझने की जिस तरह कोशिश करते सैयद हैं। मौदूदी के पास भुट्टो साहब आए तो उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी थी, आप भी उनके तहफ़्फ़ुज़ की जी, ज़मानत इसकी ज़मानत हम देते हैं, बिल्कुल ज़मानत देते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम उनके साथ जो है वो बैठेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए बात यह है कि हमारी कोई उनके साथ कोई ख़ानदानी कोई दुश्मनी तो नहीं है कि हमारे के पीछे कोई बाप दादा से कोई दुश्मनी चली आ रही है। बात जो है यहाँ इसी मुल्क के हवाले से कि इस मुल्क के बारे में हम एक यानी सोच रखते हैं कि इसको दूसरों के एजेंडे पर हमें नहीं चलाना, दूसरों की उस पर नज़र से ऐनक से नहीं देखना चाहिए कि वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन मैं यानी आपको अर्ज़ करूँ कि थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम हो गया, फ़र्ज़ कर लिए कि इस्लामी निज़ाम है यहाँ पर, तो जो इस्लाम का हुक्म है उसके मुताबिक हद तो जारी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। अब अगर चोर का हाथ कटता है, ज़ानी को संसार किया जाता है, वेस्ट क्या कहेगा? आप बताएं मुझे। वेस्ट इसको ह्यूमन राइट और बड़े मसाइल, वो तो खुश नहीं होगा ना, वो तो इसको बुरा ही जानेगा। बात यह है कि हमने उनको नहीं देखना, जिस तरह वो हमें नहीं देखते ना कि हम क्या कह रहे हैं, वो हमें देखते हैं हमारी तरफ, वो हमारी तरफ नहीं देखते। इसी तरह हमें भी ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी तरफ नज़रें लगाएं कि वो किस नज़र से देख रहे हैं, उनके ज़ाविये से क्या है। जी नाज़रीन, वक्फ़ा जो ज़रूरी हो गया है, और जैसे मैं कहता हूँ वक्फ़ा ज़रूरी भी और मजबूरी भी। वक्फ़े के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, आपने मौलाना अब्दुल रशीद गाज़ी की गुफ्तगू सुनी, यकीनन इससे आपने एक तासुर लिया होगा। अब हम उस किरदार के घर में हैं, यानी आंटी शमीम के घर में, जिनके बारे में कहा गया कि वो फाशी का अड्डा करती थीं या उनके घर पे असमत फरोशी का कारोबार होता था। तो चूँकि आंटी शमीम हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे गुफ्तगू सुन लीजिए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो आइए बात करते हैं आंटी शमीम से। शमीम, ये बताएं, आप अब तो अखबारों में छप गया, टेलीविज़न पे आ गया, बहुत पूरे पाकिस्तान में बहुत शोर मच गया,
जी। आप वाकई ये फांसी का अड्डा चलाती थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं फांसी का अड्डा क्यों चलाती? मुझे कोई तंगी होती, कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, मैं तब कोई ऐसा सोचती। मेरी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हरुणाबाद में 101 एकड़ मेरी ज़मीन है। वहाँ से मुझे ना ज़मीनों से मेरा देवर जो है 5 लाख सालाना मुझे ठेका भेजता है। ठीक। बैंक में, हबीब बैंक में मेरे चेक आते हैं जो कैश होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे खावन की पहले तनख्वाह थी, उनके मरने के बाद मेरा अपना मकान है जो रेंट आउट किया हुआ है, 45,000 वहाँ से आता है। बेटों की तनख्वाहें आती हैं, 10,000 मेरी पेंशन आती है। मैंने इतना पैसा क्या करना था? मैं ऐसा क्यों फिर करती? ये आप पे इल्ज़ाम क्यों लगा और मोहल्ले वाले क्यों साथ मिल गए और उन्होंने ये सारा कुछ क्यों आपके ज़िम्मा डाल दिया? इसमें मोहल्लेदार आपके जो हैं, हमने गाजी साहब से भी इस पर इंटरव्यू किया है। गाजी साहब ये कहते हैं कि मोहल्लेदार आते थे हमारे पास और वो शिकायत करते थे। मोहल्ले वाले गाजी के पास चले गए, ठीक है, क्या मेरे बेटों के पास नहीं आ सकते थे? अहले मोहल्ला जब के साथ जाना बहुत अच्छे तरीके से है। अहले मोहल्ले के साथ प्लेट ना, ईद आए, शबरात आए, सवैयाँ आती हैं जाती हैं, अहले मोहल्ले के साथ मैं बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ। अहले मोहल्ला वहाँ चला गया तो क्या मेरे बेटे नहीं थे? मैं बेटे के साथ घर में रहती हूँ, पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ। इस घर में मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पोती है, मेरे छोटे बच्चे हैं। 35 साल से मैं इस मकान में रहती हूँ। तो अहले मोहल्ला मेरे बेटों के पास आते। वो ये कहते हैं कि उन्होंने पहले पैगाम भेजा था कि आप ये काम छोड़ दें। किन्होंने? जो लाल मस्जिद वाले हैं ये बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और मैं इसलिए अब अपना पूरा बयान इसलिए दूंगी, अगर आप बकायदा छापे जी बिल्कुल, सुनाए, बिल्कुल, बिल्कुल काटे नहीं। बिल्कुल नहीं काटेंगे। ये 26 तारीख को कोई 21 औरतें मेरे घर आई। मैंने ना जी दरवाज़ा खोला, उनको बिठाया बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा हम तबलीग करने आए हैं, आपके घर में कौन है उन्हें भी बुला लो। मैंने कहा मेरी बहू है और मेरी बेटी है घर में। उन्होंने कहा बुला लो। मैंने बहू को बुलाया, बेटी को बुलाया। बेटी कहने लगी कि रबीउल अव्वल का महीना है, तबलीग करने आई होंगी। मैंने कहा आप चाय पिएंगी? उन्होंने इनकार किया। मैंने कहा पानी पिएंगी? उन्होंने इनकार किया। उसके बाद हम बैठ के बातें करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा देखो अल्लाह मुश्किल कुशा होता है। मैंने कहा हम कहते हैं या अली मुश्किल कुशा। उन्होंने कहा या कहना बिद्दत है, अली को या नहीं कहा जाता, अल्लाह को या कहा जाता है। मैंने कहा उनको इस मिसाल में कि आँख छोटी सी है और हर जगह देखती है, इसी तरह अली का नाम अली मुश्किल कुशा है हर जगह। इस बात से अली के नाम से हमारी तलक कलामी होती चली गई, यानी कि बात बढ़ती चली गई या अली मुश्किल कुशा पे। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे वो कहते हैं आप। मैंने कहा मैंने उनसे ये कहा मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती आपसे, मैं शिया हूँ। पहले तो बड़े आराम से बातें हुई, दीन की हुई, मज़हब की हुई, तालीम की हुई। 2-2.5 घंटे वो औरतें मेरे घर बैठी रहीं। 2-2.5 घंटे में मेरी कोई बाहर की बैल नहीं बजी। एक औरत ने पर्दा आगे करना चाहा, मैंने कहा पर्दा आगे ना करो, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, क्योंकि बेटा मेरा ड्यूटी पे था, 11 बजे का टाइम था। शिया सुन्नी बहस पे हमारी बहस खासी हो गई। मैंने कहा अच्छा जाओ जाओ, उस पर वो चली गई। जब वो चली गई हैं उसके बाद हम अपने आराम से अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए। दरवाज़ा लगाया। 27 तारीख को बेटा मेरा बाहर गया हुआ था, हमने बेटी और मैं हम सब बैठे हैं। मैंने कहा कल हमारी ईद है, 9 रबीउल अव्वल को हमारा सूक खुलता है। मैंने कहा बाज़ार चलते हैं और बाज़ार से एक एक जोड़ा तुम्हें ले देती हूँ, बहू को बेटी को। मैंने ये कहा। हम बातें कर रहे हैं, इतनी देर में कुंडियाँ लगी हुई थी। 7:15 के 7:30 का टाइम था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होना शुरू हो गए। उन्होंने गेट्स फलांग के अंदर से गेट खोला, बाहर का दरवाज़े की हालत आपने देखी है। दरवाज़ा तोड़ा, हम इस कमरे में थे, अंदर वस्ती आदमी, इतने आदमी थे तकरीबन 80 मर्द होगा। ठीक, 80 आदमी हमारे घर आए। अगर वो मुझ पे ये ब्लेम देते हैं 80 मर्द थे, 80 औरतें थी, वो सिर्फ 3 माँ बेटियों को क्यों लेके गए? उन्हें यहाँ से कोई और औरत, हत्ता के हमसाई तक, इनको कोई और औरत क्यों नहीं मिली? कोई और मर्द क्यों नहीं मिला? कोई चीज़ क्यों नहीं मिली? ठीक है, उनके दिल में ये खलश थी कि ये शिया किस तरह से लेकर गए आप? अब मैं आगे आपको आराम आराम से बता रही हूँ। जिस तरह दरवाज़ा उन्होंने खोला, अंदर हमारे मर्द ही मर्द उनके दाखिल हो गए और उनके हाथों में, मर्दों के हाथों में 2-2 डंडे थे। क्रैकर उन्होंने इस जगह फाड़े हैं। डंडों से उन्होंने इस तरह डंडे बरसाने शुरू किए कि हमें अपना ही होश नहीं था। ये रस्सी जो मेरे हाथ में है, ये रस्सी उन्होंने हमारे गले में डाली है और हमें घसीटना शुरू कर दी है।
मर्दों ने। ठीक। पोती मेरी को एक मर्द ने उठाया, दूसरे ने उसके हाथ से खींच के दीवार की तरफ फेंका, तो एक आदमी ने कैच कर लिया। और जब वो नाजी बेटी मेरी ने कहा मेरी वालदा कैंसर की मरीज़ है, आराम से हम 3 औरतें आपके साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह लेके गए हैं कि कुत्तों की तरह घसीटते हुए, ना हमारे पाँव में जूती थी, ना हमारे सर पे दुपट्टा था, और उनके मर्द डंडे इस तरह बरसा रहे थे जैसे बारिश बरसती है। सही। ये इस्लाम है। इस्लाम में औरतों को इस तरह ले जाया जाता है। इस्लाम में ये है कि 3 बार दरवाज़ा बजाओ, उसके बाद 3 बार दकुल बाब करो, अंदर से कोई आए दरवाज़ा खोले, आप आए तस्दीक करें। लेकिन ये नहीं कि इस्लाम ये कहता है दरवाज़े तोड़ के चले जाओ। मैं आपको बयान दे रही हूँ, मुझे मौलाना साहब ने कहा था अगर आपने बयान बदला हमारे वाला और अलग बयान दिया तो ये देख लेना कि हम आपको फिर दोबारा भी यहाँ ला सकते हैं। जब हम दोबारा लाएंगे फिर कोई हुकूमत आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती। उन्होंने कहा हम इस वक्त 7,000 औरतें, जब हम 10 साल बाद हम 70,000 हो जाएंगी, पार्लियामेंट हमारा होगा। और उन्होंने हमें ये भी धमकी दी थी कि परवेज़ मुशर्रफ भी आपको फिर यहाँ से नहीं निकाल सकेगा। आप पहले ये सोचें, जो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा आप तस्लीम करो। हमने कहा ये बात ही नहीं है। मेरी बहू के आँखों पे पट्टी बांधी, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ, कोई पता नहीं। बेटी को आँखों पे पट्टी बांध के अलग ले गए, मुझे आँखों पे पट्टी बांध के अलग। क्या हम इतने दहशतगर्द थे कि हमारी आँखों पे पट्टी बांधी गई? और फिर लड़कियों को वहाँ जाके बिठा के ये भी बताया गया कि ये शिया हैं, ये काफर होते हैं। वहाँ ये ऐलान उन्होंने क्यों किया शिया काफर का, कि इनको हम तबलीग देंगे। जिस वक़्त मीडिया के सामने मैं बयान दे रही थी, एक शख्स ने, मुझे नहीं पता वो कौन था, मेरी आंखें मैंने बंद की हुई थी, उसने पूछा आप पे दबाव है? मैंने कहा जी। उसी वक़्त जामे हफ्सा की औरत ने मेरे कान में कहा था आपकी बहू और बेटी हमारे कब्ज़े में है। मैंने फिर कहा अच्छा वो पेपर दो जो मैंने पढ़ के सुनाना है। जो उन्होंने पेपर दिया वो मैंने पढ़ के सुनाया। अगर मैं वो पेपर पढ़ के ना सुनाती तो मेरी बहू बेटी को वो कभी भी आज़ाद ना करती। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं आंटी शमीम की, वो बता रही हैं जो कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन वक्फ़ा ज़रूरी का, वक्फ़ा लेकर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात करते हैं आंटी शमीम से जी। और उस पेपर में ये भी है मैं आइंदा ना जी इनका मज़हब इख्तियार करूँगी और इनके साथ तबलीग किया करूँगी, इनकी तरह बुरका पहनूँगी, इनके बज़म में आया करूँगी, इनके साथ मिला करूँगी, इनके साथ जाके घर घर तहरीक चलाऊँगी, अपने घर में भी यही तहरीक चलाऊँगी। उसमें ये लिखा हुआ था। फिर उन्होंने, एक ने पूछा मुझसे कि क्या आपसे अंगूठा लगवाया गया? मैंने कहा लगवाया है। आपने तहरीर पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने तहरीर नहीं पढ़ी, मैं नज़र की ऐनक लगाती हूँ। और वो जो तहरीर मैंने पढ़ी थी वो मुझे 2-3 बार रिपीट करवाई गई थी। अब मुझे हुकूमत से ये है कि मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और ये मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, इतनी खौफज़दा होकर दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी दरवाज़ा बजेगा और उनके 2-3 शेज़ोर ट्राले आ जाएंगे, मर्दों के हाथ में डंडे, और उन्होंने यहाँ के क्रैकर फाड़े, आंसू गैस छोड़ी, क्या क्या किया? कोई मीडिया आया, कोई पुलिस आई, कोई भी यहाँ नहीं आया। और वो तबलीग करने के लिए औरतें निकली थी वहाँ से। पहला G6 में मेरी तरफ आ गई, मैं शिया थी। एक औरत का बयान है कि उसके खावंद को शियों ने मारा था। उसकी शादी को 3 महीने हुए थे। वाहिद बिन, उसका नाम है शहीन बिनते वाहिद। उसके खावंद को शियों ने वो कहती मारा है, उसके ससुर को शियों ने मारा है। तो ना तो मैंने किसी शिया से कहा जाके कत्ल करो, ना मैंने किसी शिया से कहा जाके मारो। और वहाँ फिर उन्होंने कहा अगर आप ये बयान नहीं देंगी तो आपको खुद मालूम है कि हम आपके साथ क्या करेंगे। आपको क्या पता। आपको जब वहाँ रखा, वहाँ कोई तकलीफ़ दी? वहाँ जब उन्होंने हमें रखा है, हम अव्वल पहले तो हम रोते रहे। ये तकलीफ़ नहीं है कि बेटी को कहीं रखा है, बहू को कहीं रखा है, मुझे कहीं रखा है। 3-3 कमरों के आगे उन्होंने हमें बंद करके रखा है, और 15-15 औरतें डंडे लेके हम पे खड़ी रहती थी। मेरी बहू को जाके उन्होंने सज़ा खाना दिखाया है कि जो हमारी बात नहीं मानता, ये सज़ा खाने भी वहाँ बने हुए हैं। वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। उनके अखबार वहाँ हैं, उनके क्लिनिक हैं, उनके हर कमरे में फ्रिज हैं, उनके पास इतना नाजी बाफर राशन है
कि हम पानी पीते हैं, वहाँ तो ना जी वो मिरिंडा पीती हैं। उनके पास कोई ये नहीं है कि कमी है। और ना जी वो कहती हैं हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 अटैक हुकूमत ने पहले कर लिए, क्या हो गया? अगर आप बाहर जाके बयान बदलेंगी, ये उन्होंने मुझे कहा है, तो ये देख लेना हमारा परवेज़ मुशर्रफ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ये कहते हैं कि अगर शमीम ये काम करती है तो हम उसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, वो इससे तौबा तायब हो जाए। मुझे ये बताओ, मेरे पास क्या पैसे नहीं है मैं अखराजात के लिए करूँगी? मैंने आपसे कहा कि मेरी बेटी जॉब करती है, वो लेक्चरार है, ठीक है। मेरा एक बेटा गस्टर्ड ऑफिसर है, एक बेटा मेरा जो है वो जी कल UDC है, और 101 एकड़ हरुणाबाद में मेरी अपनी ज़मीन है, वहाँ से आमदन आती है। मेरी अपनी ज़ाती कोठी है, बैंक से कुछ लोन लिया था, कुछ हमने पैसे अब बैंक से निकलवाए थे, मेरे सामने कुछ पेंशन का पैसा आया, हमने अदा किया। हमारी कोठिया किराया 40,000 आता है, 40,000 कोठिया किराया आता है, 10,000 मेरी पेंशन है, 50,000 10,000 कामरान की लगभग मिला के बन जाती है, 60,000 20,000 बेटी का आ जाता है, 80,000 80 और ना जी जो दूसरा बेटा है 20,000 उसकी आती है, 1 लाख रुपया हो गया। और जो ज़मीनों से आमदन मेरी आती है वो मेरे चेक हबीब बैंक में हैं, आते हैं, और मैं जाके चेक दे के आती हूँ, क्रॉस चेक आते हैं। डॉक्टर सरफराज नकवी मेरा देवर भेजता है। तो मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं ऐसा करूँगी? और फिर जो ऐसा करते हैं, एक बात सुनने में यही आता है, वो फैमिलियों को साथ नहीं रख के आते। मुझे क्या ज़रूरत थी? मेरी घर में बहू है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी 5 महीने की पोती है, मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मेरा ये दूध वाला जो है वो बाकायदा मुझे दूध दे के जाता है। जो इस तरह के काम होते हैं वहाँ ना जी कर्टन आते हैं दूधों के, मेरे 2.5 किलो दूध रोज़ आता है, दूधी दे के जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। माई मैंने रखी हुई है घर में, जो बर्तन धोती है और कपड़े धोती है। आपके आज जो महल्लेदार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से कि आप जो है ये कारोबार कर रही हैं, धंधा कर रही हैं, और कोई आसिफ जमाल साहब उसके सरबराह हैं जो मोहल्ले वालों ने कमेटी बनाई है, कोई हैं ऐसे जो जिन्हें? नहीं जी, मैं किसी आसिफ जमाल को नहीं जानती। मैं मोहल्ले में से कमर खान को जानती हूँ, सामने मुनीर को जानती हूँ, पहले सामने कारी साहब रहते थे उन्हें जानती हूँ, राजा बशीर को जानती हूँ, क्योंकि मेरा मोहल्ले में ज़्यादा आना जाना ही नहीं है। किसी के शादी पहले तो ये होता था। कितने अरसे से यहाँ रहती हैं? 35 साल से। 35 साल से यहाँ रहती हूँ। जो लोग पहले पुराने यहाँ रहते थे वो चले गए, कुछ मर गए, उनके जगह उनके बेटे आ गए। उन घरों में मेरा आना जाना है। किसी की फौतगी पे जाती हूँ, मेरा हस्बैंड फौत हुआ, सब अहले मोहल्ला मेरे घर आया, सब अहले मोहल्ले से मेरा मिलना जुलना है। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं। ये क्यों किया इन्होंने? मुझे एक तो आप कहती हैं ना, एक वजह तो आप बताती हैं कि शिया होना है, इसके अलावा कोई वजह? इसके अलावा मुझे क्या पता क्या वजह है, यही तो मैं सवाल करती हूँ। मुझे बार बार टीवी पे, बार बार कैमरे में आने का मुझे कोई शौक़ है? मैं पहले यहाँ कभी नहीं आई टीवी पे, कैमरों पे, हालांकि मैं अहले तशी हूँ, मैं मजलिसें पढ़ती हूँ, उसके बावजूद मैं नहीं आई। अब मैंने क्यों आना था कि उन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया, लेकिन हुकूमत ने मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे हुकूमत से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। एक घर में दिन दिहाड़े 80 आदमी और 40 औरतें गले में रस्सी बांध के डंडों से मारते हुए। आपने कोई FIR दर्ज कराई है इसकी या दरख्वास्त दी? मेरे बेटे ने जमा कराई होगी। अच्छा। हाँ, मैं तो आई जब हम वहाँ बैठे हुए कैद में। आपको एक बात कहूँ, जहाँ वो तशद्दुद करते थे ना, उन्होंने मेरी बहू और बेटी को कहा था कि आप, तुम्हारी वालदा मान गई, तुम मान जाओ, तुम मान जाओ। उन्होंने कहा हम दीन और इस्लाम की रूह से कलमा पढ़ते हुए कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, हमारे तो किसी कमरे के साथ टच बात भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने कहा वरना हम आपके नाखून जो हैं ये खिंचवा देंगे। और फिर हम ना जी, मुझे कहा कोई औरत हमसे बात नहीं करती थी, और मुझे कहते हैं तेरी बहू बेटी मान गई, तुम मान जाओ। मैंने कहा हकीकत जब है नहीं तो मैं कैसे मानूं, क्योंकि उनको मेरे लिए ले तो मुझे वो ज़रूर गए हैं। फिर उन्होंने मुझे कोई बहाने से निकालना था कि नहीं, कभी ये हद लगाएंगे, ये हद लगाएंगे। बाहर मेरे बच्चे परेशान, उन्हें कोई इल्म नहीं कि मैं कहाँ हूँ, और हमें कोई इल्म नहीं हमें कहाँ। आँखों पे पट्टी बांध के हमें लेके गए हैं। ठीक, वहाँ पट्टी बांध के कहते थे 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, अब दाएँ मुड़ जाओ, अब 3 सीढ़ियाँ हैं, अब 1 सीढ़ी है। क्या हम इतने दहशतगर्द थे? क्या हमने अपने घर में किसी ऐसे शख्स को पनाह दी थी जो इतना जुल्म इस्लाम ये कहता है? अगर ऐसी बात थी तो वो पार्लियामेंट के पास जाके बैठते कि इस्लामाबाद में ये कुछ होता है। अगर उन्होंने मेरे घर को टारगेट बनाया है तो क्या जिना सुपर में औरतें पर्दे में फिरती हैं? मेरा ही घर वाहिद रीज़न उन्होंने टारगेट क्यों बनाया? मैं ये हुकूमत से पूछना चाहूँगी।
सही सही। कोई और बात आप कहना चाहती हैं? मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने कहा है ये आप छापेंगे ज़रूर, और मुझे ये भी पता इंशाल्लाह है दिखाएंगे इस पे। कि शाम को नाजी वो उलमा फिर मेरे घर के चक्कर काटेंगे और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आएंगे। 80 मर्द थे, 40 औरतें थीं। अब 80 और 40 के सामने 3 औरतों की क्या बुनियाद है? सही। 3 औरतों की कोई हैसियत है? वहाँ एक औरत के पास 15-15 औरतें थीं और आंखों, फिर भी हमें बिठाते भी थे तो आंखों पे पट्टी बांध के। मैंने कहा हम कहीं भाग के नहीं जाते, दरवाजे बंद रखते थे, और जब हम कोई सवाल यानी कि सवाल करते वो कहते खामोश। हम यही सवाल करते थे कि हमने कब घर मर्द जाना कहते है। थे या औरतें? नहीं, औरतें सवाल करती। कोई नाम पता है आपको जिनके जिनके वहाँ कोई एक औरत है, किसी का नाम अफसा है, किसी का नसरीन है, किसी का आमना है, किसी का शहीन है। 15 औरतें 2 घंटे बैठती थी, वो चली जाती थी, फिर 15 4 घंटे के लिए आती थी, वो चली जाती थी, फिर 15 औरतें आती थी। रात को हमारे पास 6-6 औरतें एक एक लड़की के पास, एक एक के पास रहती थी। हमने रात को कहीं उठ के जाना था, उन्होंने, बल्कि मैंने रोना शुरू किया तो उन्होंने कहा हम हथकड़ी लगा देंगे और रस्सियों से बांध देंगे या खामोश हो जाओ। आपने हमारे कमा खाने नहीं देखे, हमारे क्या सज़ा खाने। तो मेरी बेटी ने कहा मेरी माँ कैंसर की मरीज़ है, इनको कोई सज़ा न देना। उन्होंने कहा फिर जो हम कहते हैं वो करो। ठीक। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने लेटर लिखा कि ये पढ़ के तुम सुनाओगी? मैंने कहा मैं सुनाऊंगी। जिस तरह वो जुल्म करते थे ना, बिलफर्ज अगर वो कहते मुझे कि तुम ये मानो कि मैं बेटे के साथ जिना करती रही हूँ फिर तुम्हें निकालेंगे, तो शक नहीं मैं ये भी मान जाती। जुल्म के आगे कोई नहीं वो होता। और सिर्फ मेरी बहू बेटियाँ, आपने ये देखा होगा जिस वक्त मैं बयान देने आई हूँ सिर्फ मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरी बहू बेटी नहीं थी। और उस औरत ने मेरे कान में ये कहा था कि आपने जो अलामा साहब ने लिखा है वही सुनाना है, वरना आपकी बहू बेटी हमारे कब्ज़े में। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ये पूछना चाहूँगी। अगर उन्हें कोई शक था, वो मेरे घर आए थे, एक दिन पहले आए, उन्होंने कहा अपने घर से अंदर किसी को बुलाओ। मैंने अपनी बहू बुलाई, अपनी बेटी बुलाई। उस आपके यहाँ से कोई मर्द तो नहीं उस वक्त? कोई मेरे घर में कोई मर्द अल्लाह नामी था ही नहीं, मर्द का काम ही नहीं था। मर्द दफ्तर में थे, मेरा बेटा एक है वो दफ्तर में था, उस वक्त कोई मर्द नहीं था। अगर वो इतनी आलमा है तो हल्फिया वो कह दें कि हमने कोई मर्द आंख से देखा हो, ठीक है। जब अगले दिन वो आए हमें लेने के लिए, उस वक्त भी कोई चीज़ तो बरामद करते। ये तोहमत है, ये इल्ज़ाम तराशी, ये मेरे लिए बहुत नागवार है। ये मेरे इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर गई है। आखिर मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ। अब तो मुझे इतना गुस्सा वहाँ मुझे आया, मैंने ये भी कहा कि मैं आज यहाँ से जाऊँगी, अपना मज़हब चेंज कर जाऊँगी, मैं क्रिश्चियन हो जाऊँगी। तो वहाँ उन्होंने कहा आप तो पहले ही काफिर हैं, क्योंकि शिया काफिर होते हैं। हम आपको अपने दीन पे, अपने मज़हब पे लाना चाहते हैं। वहाँ उनके मेरे पास ये लफ्ज़ थे। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं आंटी शमीम की, लेकिन वक्फा हो गया, वक्फा लेते हैं वापस आते हैं। नाज़रीन, हम आंटी शमीम के मोहल्ले में हैं और मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वाकई यहाँ फाशी का अड्डा था? क्या यहाँ असमत फरोशी का कारोबार हो रहा था या नहीं हो रहा था? और इस वक्त हमारे साथ हैं हम एक मोहल्लेदार निसार साहब। तो निसार साहब से हम बात करते हैं। जी निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। और आपने कहा कि ये फाशी का अड्डा था, बिल्कुल था। और 15 सालों से हम सिर्फ़ इधर तमाशबीन ही थे, हम ख़ुद भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। इसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी केस हुए या बने वक्तन फ़वक्तन, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सका। लिहाजा महल्ले वाले इससे डरते थे। ये ऐसी औरत है फाशा जिसकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो महल्ले वाले इसी से अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में रहते थे। निसार साहब, ये फरमाएं, ये जो कुछ जामे हिफ्ज़ा ने और लाल मस्जिद वालों ने किया है, आपके ख़्याल में वो दुरुस्त है? देखें जी, मुजरिम को पकड़ना, मैं कानून दान तो नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुजरिम किसी को पकड़ना, उसे गिरफ्त में लाना, जिसने भी किया है नेकी का काम किया, उसने कोई बुरा काम नहीं किया। कितने घर दूर रहते हैं? चौथा घर है मेरा। इससे पहले क्यों नहीं बोले आप लोग? मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता था और जुर्रत भी नहीं रखता इसके ऊपर हाथ डालने की।
अगर कोई इसके ख़िलाफ़ इससे कबल दरख्वास्त गई भी है तो पुलिस के पहुंचने से पहले ये उन लोगों के यहाँ पहुंच गई है कि आपने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है तो आपने ऐसा क्यों किया है। ये उनके आने से पहले मैं आपके पास पहुंच गई हूँ और आपको ये तंबीह करती हूँ कि आप बाज आ जाएं। उसके बाद लोग इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते थे, पीछे हट जाते थे। जी नाजरीन, आंटी शमीम के महल्ले के एक और रुकन या उनके महल्लेदार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पहले तारुफ भी करते हैं और फिर उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी आपका नाम क्या है? नासिर अयूब मेरा नाम है। नासिर अयूब साहब, ये बताइए कि क्या यहाँ वाकई असमत फरोशी का कोई कारोबार हो रहा था, फाशी का अड्डा था, और ये कितने अरसे से था? आप क्या कहते हैं इस पर? जनाब ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ ये चल रहा है काफ़ी अरसे से, तकरीबन हमारी जो इल्म में है तकरीबन 10-12 साल से जो हमें पता है कि ये चल रहा है यहाँ पे, और सरेआम चल रहा है, कोई किसी रोक टोक और किसी उसके बगैर किसी। तो महल्लेदारों ने पहले क्यों नहीं मुहासबा किया इनका? मोहल्लेदारों ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन इनकी सुनी नहीं गई। ठीक है जी, और यहाँ तकरीबन हर घर में हर किसी की कोई ना कोई जवान बेटी है जो कॉलेज वगैरह जाती हैं। ठीक है जी, अगर कोई कंप्लेंट करता भी है तो उससे पहले यहाँ कार्रवाई होने से पहले इसको पता चल जाता है कि किसने कंप्लेंट की है। आप तो ये कह रहे हैं कि पुलिस भी साथ मिली हुई थी, यानी जो दरख्वास्त देता था या जो कोई बात करता था पुलिस भी इसको पहले बता देती थी? ये तो हम नहीं कह सकते पुलिस, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पहले भी रेट हुआ जो कि यहाँ के थाने के एस एच ओ, हमने जो सुना है देखा तो नहीं है कि उनका गिरबान तक इन्होंने फाड़ दिया था। पुलिस डर के वजह से नहीं करती थी? कोई ना कोई वजह तो होगी, जाहिर बात है। एक चीज़ है कि सबको पता है, पुलिस को क्या, मीडिया वाले आपको नहीं पता इससे पहले कि हो रहा है या नहीं हो रहा। नासिर साहब ये फरमाएं कि ये जो हिफ्ज़ा की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो किया, जो लाल मस्जिद वालों ने किया, आप इसे दुरुस्त समझते हैं? देखिए जी, इसकी हम फेवर भी नहीं करते क्योंकि एक गैर कानूनी जो भी किया वो तो उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का है कि ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। नाजरीन, आंटी शमीम के एक और महल्लेदार मकबूल अहमद हमारे साथ हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये फरमाइए कि क्या यहाँ ये जो फाशी का अड्डा कहा गया कि आंटी शमीम जो है फाशी का अड्डा चला रही थी, ये वाकई था ऐसे या महज कोई कंपेन है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तकरीबन इस महल्ले में 30-35 साल हो गए, तो 25-20 एक साल हो गए मैं सुन रहा हूँ ये हो रहा है यहाँ पर। मेरे दोस्त अकारब ने बताया, मगर होता है ये, कंफर्म है ये। आप इतने अरसे क्यों नहीं बोले, क्यों खामोश रहे? आप तो बड़े बाशरा आदमी भी हैं, जवान हैं, आप सोच भी रखते हैं, आज आपने बोलना शुरू कर दिया, इससे पहले आप सब लोग खामोश रहे। असल में आपको पता है यहाँ पर तो गरीब बंदे की तो सुनी नहीं जाती, ठीक है ना। यहाँ पर तो उनके तल्लुकात बहुत हाई लेवल तक हैं। 2-3 दफ़ा छापे भी पड़े मगर कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस पहले इन्फॉर्म कर देती थी कि यहाँ पर छापा पड़ने वाला है, लिहाजा कुछ भी नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जामे हिफ्ज़ा वालों ने जो किया वो दुरुस्त अमल है? बिल्कुल ठीक ही है। और अब अगर आपके इल्म में कोई और अड्डा आएगा तो क्या आप जामे हिफ्ज़ा वालों से रब्ता करेंगे या थाने वालों से? मेरे ख्याल से जामे हिफ्ज़ा वालों से रब्ता करना चाहिए। थाने वाले तो कुछ भी नहीं करते, पुलिस तो कुछ भी नहीं करती, पुलिस तो मिली हुई है। ये फरमाएं, ये आंटी शमीम का मोहल्ले में वैसे रवैया क्या था जो बाकी पड़ोसी हैं उनके साथ? असल पड़ोसियों का तो मुझे नहीं मालूम, मैं साथ पिछली गली में रहता हूँ, मैं इतना मुझे मालूम है कि ये हो रहा था यहाँ पर ये चीज़। जी नाजरीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आपने सबसे पहले मौलाना अब्दुल रशीद गाजी को सुना, जामे हिफ्ज़ा और लाल मस्जिद का मौक़िफ़ सुना, उसके बाद हम आंटी शमीम के पास आए, जो कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुना भी दिया और दिखा भी दिया, और अब आपने महल्लेदारों को सुना। यकीनन आप इससे किसी फ़ैसले पर पहुँचे होंगे और जो फ़ैसला आपने किया वही दुरुस्त फ़ैसला है। इजाज़त चाहता हूँ।